जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो काफी आपको रोचक टॉपिक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो बच्चे 12th बोर्ड एग्जाम 2024 में देंगे उनके लिए यह चैप्टर जो है आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह पॉलिटिकल साइंस का जो है वो आपको पहला लेसन है, जिसका नाम है आपको राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, यह क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि राष्ट्र निर्माण के समय बहुत सारी समस्याएं हुई थी, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे यह आपको जो पहला अध्याय है आपके राजनीति शास्त्र का, जिसका नाम है आपको राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या, उससे जुड़े हुए एमसीक्यू का। तो थोड़ा सा समय लगेगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो एनालिसिस होगी वो आपको पूर्णतः बोर्ड परीक्षा पे आधारित होगी। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल जो है वो आपको 1947 से 1900 कितना था आपको 64 था। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या था, तो 1947 से 1964। और ये हमारे देश के पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये हमारे देश के जो थे आपको प्रथम आपको राष्ट्रपति। सुभाष चंद्र बोस जी इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या है कि करो और मरो का नारा दिए थे। तो ऐसे सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक विकास हेतु, फिर कह रहा है आपको सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। तो साथियों, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो आपको क्या है, यानी कि जो रखा गया प्रस्तावना, उसमें जो बंधुता का आदर्श रखा गया है वो आपको राष्ट्रीय एकता हेतु। तो एक यहाँ से बात आती है कि ये जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, यह हमारे देश में किस देश से प्रेरित है। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ना वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन इसी में पूछेंगे कि बताइए कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो आपको कहाँ से प्रेरित है। तो साथियों, प्रस्तावना की जो भाषा है ना वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है, भावनाएं है या भाषा की गठन शैली है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। और याद रखिएगा एक चीज कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए और क्या कि बनाए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव है उस पर क्या था कि आपको आधारित था। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं 3 में क्या करा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। मतलब कि कश्मीर रियासत का जो है आपको भारत में जो विलय हुआ था तो इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन किए थे। ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महाराजा हरि सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किए थे कि अपने रियासत का विलय 26 अक्टूबर 1947 को जो है आपको भारतीय संघ में कर दिए थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं 26 अक्टूबर 1947 को। फिर है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में याद रखिएगा, इन्हें जो है आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया प्रश्न है कि ये जो आधुनिक भारत है इस आधुनिक भारत का निर्माता जो है किन्हें कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है सरदार पटेल जी, इन्हें जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि यह भारत का क्या था कि आपको अंतिम वायसराय था। तो आपके एग्जाम में ये सभी चीज आपके आएंगे, इसलिए जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसे बारीकी से देख लोगे और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताओगे। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टॉल। उम्मीद है कि सारे लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो था वो आपको प्राप्त था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है आपको सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, संविधान में जम्मू कश्मीर जो था उसको क्या था कि विशेष राज्य का दर्जा जो था वो आपको प्राप्त था। तो यहाँ से पूछा जाएगा
कि किस अनुच्छेद के तहत इसे जो था वो आपको प्राप्त था। तो देखिए, तो अनुच्छेद 370 इसका जो संबंध था वो आपको जम्मू कश्मीर से था। लेकिन अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से कब हटा दिए जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि 5 अगस्त 2019 को क्या होता है कि जम्मू कश्मीर से जो आपको धारा 370 है उसको क्या कर दिया जाता है कि आपको निरस्त कर दिया जाता है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर को जो होता है आपको क्या होता है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग जो बनता है इसका लद्दाख और एक जो है जम्मू और कश्मीर, और ये दोनों जो अभी वर्तमान में वो आपको क्या है, तो आपको केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, सिक्किम भारत का जो सहवर्ती राज्य बना था यह आपको 1974 में, आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था, 1974 में। और सिक्किम जो है भारत का जो पूर्ण राज्य बनता है वो आपको कब बनता है, तो देखिए, तो पूर्ण राज्य जो सिक्किम बनता है यह आपको 1975 में। उसके बाद नागालैंड यह आपको 1963 में सामरिक महत्व के आधार पर क्या हुआ था कि आपको गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। और अरुणाचल प्रदेश इसका जो गठन होता है यह आपको 1987 में, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा दिया जाता है 1987 में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वो आपको कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत, सरदार के.एम. पनिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, न्यायमूर्ति फजल अली। तो देखिए, तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वे आपको न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक बात आती है, क्या जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है यह आपको बना कब था। तो पंडित नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु इसका जो गठन किए थे वो आपको 1953 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अपनी जो रिपोर्ट देती है कब देती है, तो ये आपको 1955 में। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर जो आपको राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम बनता है साथियों वो आपको 1956 में। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो वह था आपको आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, और ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में जो होते हैं ना वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो सरदार के.एम. पनिक्कर है, ये के.एम. पनिक्कर को जो सरदार की उपाधि दिया था वो कौन दिया था, तो यह आपको संविधान सभा ने दिया था। कौन दिया था, संविधान सभा। तो साथियों याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा के द्वारा सरदार की उपाधि किसे दिया गया था, तो क्या कहेंगे, के.एम. पनिक्कर को दिया गया था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 में चलते हैं। क्या कह रहा है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है जनसंख्या, उसके बाद कह रहा है आपको क्षेत्रफल, फिर है सामरिक महत्व, और उसके बाद जो है आपको भाषा। तो साथियों 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है ना उसका जो आधार होता है वो आपको कौन होता है जानते हैं, भाषा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था वो आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था, तो याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन, और यह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो 7वां संविधान संशोधन है साथियों ये आपको कब होता है, तो याद रखेंगे कि 7वां संविधान संशोधन जो होता है 1956 में होता है। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। कितना बार पूछा भी गया प्रश्न है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1956 में, और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन जो है आपको अधिनियम जो था वो आपको बना था। तो ये सभी चीज याद होनी चाहिए। और जिस समय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, उस समय जो राज्यों की संख्या थी वो आपको कितनी थी, तो वह आपको 14, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थी 1956 में पुनर्गठन के बाद वो आपको 6 थी। तो ऐसे प्रश्न सभी आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए साथियों इसको आप बढ़िया से देख लोगे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको भाषा हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 7 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है 1956 में कौन द्विभाषी राज्य बना था। तो देखिए 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या है कि बंबई और पंजाब जो है वो आपको द्विभाषी राज्य बना था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है अंग्रेजी, उसके बाद कह रहा है आपको हिंदी, फिर है आपको उर्दू, फिर है हिंदुस्तानी। तो देखिए तो संविधान ने क्या किया कि आपको जो राजभाषा का दर्जा दिया वो आपको किसको दिया, हिंदी को। तो यहाँ से प्रश्न आएंगे कि हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत जो है वो आपको राज्य भाषा का जो है वो आपको दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा कि हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत जो है वो आपको क्या है राजभाषा का जो दर्जा है वो आपको दिया गया। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो राजभाषा है इसका उल्लेख संविधान में जो है वो आपको कहाँ है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए तो राजभाषा का जो उल्लेख है ना वो आपको भाग 17 में कहाँ है,
भाग 17 में, और अगर हम अनुच्छेद पूछेंगे तो वो आपको 343 से क्या है कि आपको 351 में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। और भारत की पूछेंगे कि राजभाषा क्या है, तो आप कहोगे कि वह हिंदी है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। और एक चीज याद रखिएगा कि 14 नवंबर, ठीक है ना, यानी कि 14 नवंबर जो है आपको 14 नवंबर नहीं कहेंगे, 14 सितंबर क्या है कि आपको 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसीलिए क्या है जानते हैं कि 14 सितंबर को जो होता है हमारे यहाँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा, 14 सितंबर को। और इसी में पूछेंगे क्या जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस साथियों मनाए जो जाते हैं वो आपको 10 जनवरी को। तो ये सब एक आध को डेट सब जो है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, और ये सब आपके एग्जाम में छप सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 8, उसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। अभी बताएं कि भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है वो आपको गठित होने वाला जो राज्य है वो आपको आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है वो आपको बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो आपको कैसे हुआ था, तो तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और देखिए, और हम लोगों के पास जो है आज से जो है आपको करेक्ट जो है आपको 4 माह का समय जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बचा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, जोरदार तरीके से मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और जितना मेहनत अभी कीजिएगा, मिड जो मार्च होगा या आपको लास्ट मार्च में जब आपकी रिजल्ट आएगी, आपको खुशी जो होगी 2 गुनी होगी, ठीक है ना। इसलिए सीधा से मेहनत कीजिए, जहां भी दिक्कत हो आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 10 में, क्या कह रहा है सुनिए। साथियों कह रहा है कि भाषा को नहीं, क्या है, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। देखिए ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, आप लोग भी अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। नागालैंड, मेघालय, गोवा। तो साथियों सामरिक महत्व के आधार पर सबसे पहले जो गठित होने वाला राज्य है नागालैंड। और यह कब गठित हुआ था, तो ये आपको 1963 में। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो गठन होता है वो आपको भाषा के आधार पर 1953 में। मेघालय है, मेघालय जो बना है वो आपको 1972 में। गोवा ये आपको 1987 में, क्या है, 87 में। इस सबको राज्य का क्या होता है कि दर्जा दिया जाता है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 11 में, क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य जो है वो आपको कब बना। अभी देखिए बताए हैं, तो गोवा जो है भारत संघ का जो राज्य बना था 1987 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में, क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में लौह पुरुष, देखिए लौह पुरुष कहिए तब, ये आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहिए तब, ठीक है ना। तो यहाँ से इसे भी आप याद रखोगे कि आयरन क्या कहेंगे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। या साथियों एक चीज और याद रखना, भारत का बिस्मार्क, क्या कहेंगे, भारत का बिस्मार्क। जिस प्रकार से जर्मनी में क्या है कि 300 छोटे छोटे गणराज्यों का बिस्मार्क ने क्या किया था कि एकीकरण किया था, वैसे हमारे भारत में भी एक व्यक्ति है जो आपको क्या कहते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो वही प्रश्न कर रहा है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। और सरदार पटेल हमारे देश के पहले क्या थे कि आपको गृह मंत्री, और देश के जो थे पहले आपको उप प्रधानमंत्री। तो 12 का राइट आंसर आप देख लिए। चलिए 13 में क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राधा कृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखिए तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति की बात आएगी तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो बिल्कुल सही है। उसके बाद है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पे भारत में क्या होता है कि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। उसके बाद सरदार पटेल जी, तो ये भारत के क्या थे, तो आपको पहले उप प्रधानमंत्री। तो ये सब अभी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में छप सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है आपको पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू जो है हमारे देश के पहले क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे। और पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता जो है कहा जाता है। इन्होंने भारत के जो नदी घाटी परियोजना है इसे भारत का मंदिर कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात
कौन सी देशी रियासत है? ऑप्शन ए कह रहा है आपको हैदराबाद, उसके बाद कह रहा है आपको जूनागढ़, फिर आपको नजफगढ़, फिर कह रहा है आपको हैदराबाद और जूनागढ़। तो देखिए, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ जो है दोनों क्या था कि आपको देशी रियासत था ही। तो देखिए, तो यहाँ से याद रखिएगा कि हैदराबाद को जो है सैनिक शक्ति के बल पर क्या कर लिया गया था कि भारतीय संघ में मिलाया गया था, यानी कि इसको जो है सैनिक कार्यवाही द्वारा जो है भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि किस देशी रियासत को सैनिक कार्यवाही के बल पर जो है भारतीय संघ में मिलाया गया था, तो क्या कहेंगे? तो वह है आपको हैदराबाद। और जूनागढ़ जो है इसे साथियों जनमत संग्रह के आधार पर क्या किया गया था कि आपको मिलाया गया था। तो ऐसे प्रश्न सभी आपको अच्छे से याद रखना था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि जनमत संग्रह के आधार पर किस देशी रियासत को मिलाया गया था, तो कहेंगे आपको जूनागढ़ को। तो 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 15 में कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था कौन था? देखिए, ऑप्शन कह रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी आर दास, लॉर्ड माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि इनके बाद कोई भी व्यक्ति जो है भारत में गवर्नर जनरल जो है वो आपको नहीं बने थे। क्या है? नहीं बने थे। फिर यहाँ से याद रखिएगा कि सर हमें तो लॉर्ड माउंटबेटन भी याद आ रहा है। तो देखिए, तो थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको ये चीजें कुछ अलग लगेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है यह आपको भारत का अंतिम वायसराय था। क्या था? भारत का अंतिम वायसराय। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे क्या होता है कि आपको गवर्नर जनरल बनाया जाता है, लेकिन क्या होता है उसके बाद जो गवर्नर जनरल फिर बनते हैं वो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद कोई नहीं बनते। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो साथियों ये जो गोवा देख रहे हैं ना, यह आपको क्या था कि पुर्तगाल का जो था वो आपको उपनिवेश था। और इस गोवा को पुर्तगाल से जो है वो आपको 1961 में जो है वो आपको मुक्त कराया गया था। ठीक है ना? किस ऑपरेशन के द्वारा? तो कहेंगे आपको ऑपरेशन विजय के तहत। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो होता है क्या होता है कि पुर्तगालियों से मुक्त होता है। इसीलिए 19 दिसंबर को साथियों हम लोग क्या मनाते हैं? तो आपको गोवा मुक्ति दिवस जो है इसे क्या किया जाता है कि आपको मनाया जाता है। और गोवा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है कि भारत का जो है सबसे छोटा राज्य है। तो ऐसे चीज सभी आपके एग्जाम में आएंगे भूगोल समय, तो उसे आपको देख लेना है। चलिए 17 में, लेकिन उससे पहले इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पुर्तगाल। ठीक है ना? 17 में क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे। देखिए, तो देश के विभाजन से सबसे अधिक अगर प्रभावित कोई होने वाला राज्य है साथियों तो वह आपको है क्या? पंजाब और आपको बंगाल। क्योंकि देखते होइएगा कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान को दे दिया गया, बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपको पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है दंगे आपको इन्हीं दो प्रांतों में हुए थे। तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। चलिए अब चलते हैं 18 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जिन्ना और पटेल। तो दिए गए ऑप्शन से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। और याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के क्या थे कि आपको प्रथम गवर्नर जनरल, और इन्हें महात्मा गांधी ने एक उपाधि दिया था और वो उपाधि था आपको कायदे आजम की। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और यह उपाधि जो दिए थे वो कौन दिए थे? तो कायदे आजम की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दिया था जिन्ना को। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। पटेल जी, इन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है इन्हीं की है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि पटेल जी के जो जन्म दिवस होते हैं 31 अक्टूबर को, इस दिन हमारे भारत में क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे आपको 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्म दिवस पर। तो 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 19 में क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है 1962, 1966, 1960, 1971। तो देखिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता जो होता है वो आपको 19 सितंबर 1960 को होता है। डेट भी याद रखना है, 19 सितंबर कितना को? 1960 को। और सिंधु नदी जल समझौता पर जो हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री होते हैं वे आपको पंडित नेहरू होते हैं। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे कि सिंधु नदी जल समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? पंडित नेहरू। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था वह था आपको अयूब खान। इसने क्या किया था कि आपको
सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किया था। सिंधु नदी जल समझौता में जो मध्यस्थता की भूमिका जो अदा किए थे, ठीक है ना, वो आपको कौन, तो वो आपको विश्व बैंक। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, और ज्यादा हम विशेष चर्चा नहीं करें क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन है और उसको हमको क्या करना है, एनालिसिस भी करना है। चलिए आगे चलते हैं 20 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो साथियों, ऑप्शन ए कह रहा है 1966, 1972, 1998, 2002। तो ये जो ताशकंद समझौता है ना, इस ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर होता है ना 1966 में, और वह जो डेट होता है साथियों 10 जनवरी 1966। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे? तो देखिए, ताशकंद समझौते पे हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री में अगर हम बात करते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी, आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी। ये भारत की ओर से क्या किए थे कि आपको ताशकंद समझौता पर जो है वो आपको हस्ताक्षर किए थे। और पाकिस्तान की ओर से जो है वो आपको अयूब खां, क्या है, अयूब खां, इसने क्या किया था कि आपको ताशकंद समझौते पर जो है वो आपको हस्ताक्षर किया था। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं 20, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है आपको असत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है कि इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, तो यह बात बिल्कुल क्या है कि आपको सत्य है। फिर कह रहा है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पारित किया गया था, तो यह आपको गलत है क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है वो आपको 1956 में जो होता है आपको पारित किया जाता है। सब कुछ को आपको बढ़िया से देखना है। फिर कह रहा है कि इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, तो क्या है जानते हैं, यह भी कथन जो है बिल्कुल सही है। फिर डी में करा कि सभी कथन असत्य है, तो गलत है क्योंकि एक ही कथन क्या है कि आपको असत्य है, ठीक है ना, बाकी जो दो कथन है वो आपको सत्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे यहाँ पर असत्य कथन जो है वो आपको पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ गए में आगे होंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली थे। चलिए अब हम चलते हैं 22 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा जो है वो आपको कब बना था? तो साथियों, सिक्किम के बारे में अभी बताए थे कि ये जो भारत का हिस्सा है वो आपको 1975 में बना था। और सिक्किम जो है भारत का क्या राज्य बनता है, तो ये आपको 22वां राज्य, क्या राज्य बनता है, 22वां राज्य। और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य जो बनता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो कहेंगे आपको 36वें संशोधन जो अधिनियम है इसके द्वारा सिक्किम जो होता है भारत का 22वां राज्य जो होता है वो आपको बनता है। तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र आंदोलन, उसके बाद कह रहा है तेलंगाना आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको विशाल आंध्र आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। और इसी आंध्र प्रदेश से क्या होता है कि आपको 2 जून क्या है कि आपको 2014 को क्या है 14 को क्या होता है कि आपको एक नया राज्य जो है वो आपको बनता है, उसका नाम होता है आपको तेलंगाना। क्या होता है, तेलंगाना। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश, इससे अलग होकर कौन सा राज्य बना था 2014 में, तो क्या कहेंगे, तो आपको तेलंगाना होगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 24 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो साथियों वर्तमान में अगर हम संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो आपको 8 है। वह 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना। फिर है आपको चंडीगढ़, फिर दिल्ली, उसके बाद है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादर व नागर हवेली तथा दमन एवं दीप। तो इस प्रकार से अभी भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वो आपको कितनी है, तो वो आपको 8 है। और यहाँ का शासन प्रशासन जो होता है वो आपको राज्यपाल के मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त पदाधिकारी होता है उसके द्वारा चलाए जाते हैं। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं, कुछ में जो है आपको राज्यपाल होते हैं, मतलब उपराज्यपाल होते हैं। तो उसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 24 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 1953 में आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था ना वो आपको तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए
साथियों कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? ऑप्शन देखिए, कह रहा है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो साथियों 1963 में क्या हुआ था कि आपको असम का भाग कटकर क्या हुआ था कि आपको नागालैंड जो है वो आपको बना था। तो इसे आपको याद रखना है। बाकी इधर जो देख रहे हैं मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। ये सभी आपको पूर्व भारत मतलब उत्तर पूर्व भारत का ही राज्य है। तो देखिए, तो इन राज्यों के भी गठन वर्ष को आप याद रखिएगा। जैसे आपको मेघालय, तो मेघालय 1900 कितना में बना था जानते हैं? तो आपको 72 में, कितना में? 72 में। मिजोरम जो है ये आपको 1987 में बना था। उसके बाद है साथियों त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा। तो देखिए, तो ये जो त्रिपुरा है यह आपको 1900 कितना में जानते हैं? तो आपको यानी कि 72 में जो है यह भी आपको बना था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा कि 1987 में कौन कौन बना था? तो मिजोरम, इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश और आपको गोवा। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से याद होने चाहिए। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है साथियों, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे ना वो आपको कौन जानते हैं? इंदिरा गांधी। तो साथियों यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो शिमला समझौता है ये आपको कब हुआ था? तो यह आपको 3 जुलाई 1972 को जो है शिमला समझौता जो है वो आपको हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो यह देखिएगा कि शिमला समझौता जो है ये आपको भारत, क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इस शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि बताइए कि जवाहरलाल नेहरू किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, तो ये जो हस्ताक्षर किए थे ना वह आपको यानी कि पंचशील समझौता पर था। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि पंचशील समझौता पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो आप क्या कहोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। ये आपको ताशकंद समझौता पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता पर। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। हाँ देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ताशकंद समझौता, इस पर जो हस्ताक्षर किए थे कौन किए थे? तो कहेंगे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। तो फिर यहाँ से बात आती है पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। और इधर जो देख रहे हैं ताशकंद समझौता, यह जो होता है 1966 में। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लोगे। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा साथियों कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो देखिए, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष जो है कब चुना जाता है? तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है उसी में। और एक चीज और आपको याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को कौन कौन से काम हुए थे इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए इसको आप लोग गांठ बांध कर लिख लेना कॉपी में कि इस दिन क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष जो है आपको चुने गए थे। क्या चुने गए थे? अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको चुने गए थे। उसके बाद साथियों एक चीज और याद रखिएगा, 2 आपको उपाध्यक्ष जो थे वो आपको चुने गए थे। उसके बाद आप एक चीज और याद रखिएगा, एक जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो आपको चुने गए थे। ये सभी जो है ना वो आपको कब चुने गए थे जानते हैं? तो सभी के सभी जो है वो आपको यानी कि क्या कहेंगे 11 दिसंबर 1946 को। तो देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि यह क्या है। तो देखिए, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं को चुना गया था। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इसे बढ़िया से देख लोगे। उसके बाद है 2 उपाध्यक्ष। तो देखिए, तो एक उपाध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? तो आपको HC मुखर्जी, याद रखिएगा HC मुखर्जी। उसके बाद एक उपाध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? तो आपको BT कृष्णामाचारी। कौन थे? BT कृष्णामाचारी। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सब जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं। BT कृष्णामाचारी। उसके बाद है संवैधानिक सलाहकार, ये आपको चुने गए थे BN राव। क्या है? BN राव। तो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताइए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप क्या कहोगे? BN राव। चलिए अब चलते हैं 29 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल बना और अंतिम गवर्नर जनरल भी बनकर रह गया, ठीक है ना। तो वे थे आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है, बी, वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको किस में, तो 30 में क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए करा कि संविधान कि जो प्रारूप समिति है, ठीक है ना, यानी संविधान प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों ऑप्शन ए करा है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर रामानुजम। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डॉक्टर अंबेडकर। ये संविधान सभा के क्या थे कि आपको जो प्रारूप समिति थी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो प्रारूप समिति है इसका जो गठन होता है वो आपको कब होता है। तो देखिए तो इसका जो गठन होता है ना, यह आपको 29 क्या कहेंगे जानते हैं, अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ था जानते हैं, कि आपको गठन हुआ था। और इसमें सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य की संख्या जो थी इसमें साथियों वो आपको 7 थी। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। उसके बाद है संचालन समिति कहेंगे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों ये जो आप संचालन समिति देख रहे हैं इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर यहाँ से आएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे। तो देखिए तो प्रथम जो बैठक हुई थी, इस प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है साथियों वो कौन किए थे, तो वे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है, ए, वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप साथियों अपना फीडबैक जो है हमें जरूर देंगे। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे, ऑप्शन कह रहा है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको महात्मा गांधी, ठीक है ना, तो महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं ये भी जान लीजिए, तो 1924 में ये कांग्रेस के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद है एनी बेसेंट। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनती है वो आपको 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। और प्रथम महिला कांग्रेस के क्या होती है कि अध्यक्ष होती है डब्ल्यू.सी. मतलब बनर्जी। ये तो ये आपको कांग्रेस के प्रथम क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तक जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है आप इसे देख लोगे। और कांग्रेस का गठन हुआ कब था, तो देखिए कांग्रेस का गठन 1885 में होती है और यह देश की सबसे क्या है कि आपको प्राचीन पार्टी है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो आपको सी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 32 में। क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह कि भारतीय संविधान, ठीक है ना, कि 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको भाषाओं की सूची, आरक्षण की सूची, पंचायती राज के कार्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा भाषाओं की सूची। और 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त भाषा है उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या जो साथियों वो आपको 22 है, याद रखिएगा। पंचायती राज के कार्य कहेंगे तो इसकी जो चर्चा है ना वो आपको 11वीं अनुसूची में है। तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप देख लीजिएगा। और अनुसूची की संख्या कितनी है 12, जिसमें से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कार्य के बारे में चर्चा किए गए हैं। और पंचायती राज के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो आपको 29 कार्यों का। तो जैसे भी आपके एग्जाम में आए प्रश्न आपको इसे बढ़िया से देख लेना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 33 में। क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए साथियों, कह रहा है कि भाषा के आधार पर, ठीक है ना, बनने वाला पहला राज्य जो है कौन सा है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो आपको आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश कब बनता है, तो याद रखिएगा 1953 में बनता है। कब बनता है 1953 में, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे और भी चीजों को देखते हैं। तो 33 का राइट आंसर वो आपको ए हो जाएंगे। चलिए 34 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य। देखिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों भारत में जो कुल राज्यों की संख्या है ना वो आपको 28 है। क्या है 28 है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 35 में। क्या कह रहा है चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है 1953, 1955, 1956, 1957। तो देखिए तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1953 में। देखिए और 55 में ये क्या करता है, आयोग अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपती है। और 56 में क्या होता है, तो आपको इसके रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिनियम। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, तो क्या कहिएगा 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन होता है कब होता है 1953 में। और आयोग रिपोर्ट कब देती है 1955 में। और इसके जो अध्यक्ष होते कौन होते हैं, न्यायमूर्ति फजल अली। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 36 में। देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे, बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1900 कितना से जानते हैं कि आपको 52 से 1962 तक जो थे वो आपको देश के उपराष्ट्रपति थे। इस बात को आपको याद रखना है। और प्रथम उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, इनके बारे में याद रखिएगा। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे वो आपको कौन बने थे, तो साथियों प्रथम कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनते हैं वो आपको बीबी गिरी बनते हैं। कौन बनते हैं, बीबी गिरी। किसके मृत्यु के बाद, तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद। और डॉक्टर जाकिर हुसैन तो याद रखिएगा भारत के प्रथम क्या कहेंगे कि आपको मुस्लिम राष्ट्रपति। और इन्हीं की जो मृत्यु हो जाती है वो आपको पद पर तब क्या होता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो आपको बीबी गिरी। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको देख लेना है। तो 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है साथियों, आप लोग अपना फीडबैक जो है हमें जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न में क्या करा है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन जो था वो आपको कौन था। देखिए ऑप्शन ए करा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, नमक आंदोलन। तो देखिए तो गांधी जी के द्वारा क्या है कि आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको चलाया गया था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था, गांधी जी। 1930 में ये आंदोलन शुरू होती है, 1931 तक पहले टर्म में चलता है। फिर आपको दूसरे टर्म में 1932 में शुरू होता है और 1934 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपको ये जो देख रहे हैं नमक आंदोलन, ये आपको 1930 में गांधी जी के द्वारा ही क्या किया गया था कि आपको शुरू किया गया था। और स्वराज आंदोलन समय समय पर अलग अलग नेताओं के द्वारा क्या थे कि आपको चलाए गए थे। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहेंगे तो वे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी में पूछेंगे कि भारत का प्रथम जो है वो आपको विधि मंत्री कौन थे। तो देखिए भारत का जो प्रथम विधि मंत्री थे साथियों वो आपको डॉक्टर कौन थे जानते हैं, तो आपको अंबेडकर थे। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देखना है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है अब तक किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो आपको पंडित नेहरू का। चलिए 39 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। ऑप्शन ए देखिए कह रहा है 1905, 1906, 1907, 1908। तो साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1906 में होती है। और इसके संस्थापक जो होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो देखिए इसके संस्थापक जो होते हैं आपको आगा खां। कौन होते हैं, तो आपको आगा खां। और एक जो होते हैं आपको समी उल्लाह खां। क्या होते हैं, समी उल्लाह खां। तो यह आपको मुस्लिम लीग के क्या होते हैं जानते हैं, तो आपको संस्थापक होते हैं। उसके बाद है 1905। तो देखिए 1905 में साथियों क्या होता है कि आपको बंगाल का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है 1907 में आपको सूरत विभाजन होता है जिसमें कांग्रेस के जो गरम दल के नेता होते हैं और नरम दल के नेता ये दोनों क्या हो जाते हैं कि आपको अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वह कौन करते हैं, तो वे आपको रास बिहारी बोस जी करते थे। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि रास बिहारी बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो आपको कब किए थे, तो आप कहेंगे 1907 में। और इसी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं कि आपको अलग हो जाते हैं। तो 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए 39 के बाद जो हो जाएगा वो आपको 40 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। तो साथियों 1885 में तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए उसके बाद है मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब होती है, तो देखिए इसकी स्थापना 1906 में होती है, ठीक है ना। बीजेपी इसका गठन 1980 में होता है। जनता पार्टी इसका गठन जो होता है 1977 में होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको बिल्कुल सही है। और आप लोगों को बार बार पूछा जा रहा है कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। साथियों आप लोग अपना फीडबैक जो है हमें जरूर देंगे। तो 40 का आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि किस देश का संविधान, सॉरी यहाँ पे कुछ जो है मिस्टेक है, यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है ना, कि संविधान के किस भाग को जो है संविधान की जो है आत्मा कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन होगा कि देखिए संविधान के किस भाग को, ठीक है ना, संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये प्रश्न होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन ए करा है
प्रस्तावना, उसके बाद है मौलिक अधिकार, उसके बाद है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो साथियों संविधान की जो आत्मा कहा जाता है ना, वो आपको प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार इसका उल्लेख किस भाग में है, तो कहेंगे आपको भाग 3 में, और भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत इसका जो उल्लेख है वो आपको भाग 4 में, और भाग 4 जो है वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो कहेंगे आपको आयरलैंड के संविधान से। भाग 3 जो है यानी मौलिक अधिकार, ये आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो ये जो 41 नंबर प्रश्न देख रहे हैं उसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना। चलिए 42 में क्या कह रहा है, कह रहा है साथियों कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो देखिए कह रहा है यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो देखिए भारत का संविधान जो है वो आपको सबसे बड़ा क्या है कि आपको संविधान है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान कहेंगे तो आपको भारत का संविधान है। कारण क्या है कि जिस समय यह बना उस समय इसमें क्या था कि आपको 395 जो है वो आपको अनुच्छेद थे, क्या थे, अनुच्छेद थे। उसके बाद आपको भाग की जो संख्या थी वो आपको 22 थी। अनुसूची की अगर हम बात करें तो उस समय आपको 8 अनुसूची थी, क्या थी, 8 अनुसूची थी। और इतना चीज जो है दुनिया के किसी भी देश के संविधान में जो है वो आपको नहीं है। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कि किस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो आप आंख मूंद कर मारेंगे, क्या जानते हैं, तो आपको भारत, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 43 में क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत की 7 वनों में शामिल जो है वो आपको नहीं है। तो साथियों उत्तर पूर्व भारत के 7 वनों में शामिल नहीं राज्य है वो आपको कौन है, तो यह आपको उत्तराखंड। बाकी जो है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये सभी जो है उत्तर पूर्व भारत का क्या है कि आपको राज्य है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है ना, उसको जो है आपको 7 वनों का जो राज्य कहा था वो आपको पत्रकार ज्योति प्रसाद सैकिया ने कहा था। तो 43 का सही आंसर आपको पता लग गया। चलिए अब हम चलते हैं 44 में, क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे क्या, अयूब खान। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसका यह आपको राइट आंसर हो जाएगा। और ताशकंद समझौता कब होता है, देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है 1966 में। और इस ताशकंद समझौते में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो आपको कौन, तो आपको सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसोजिन। तो 44 का सही आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं 45 में, क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो साथियों भारतीय संविधान को जो है ना सभी आदमी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस क्या करते हैं कि आपको मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग अपना फीडबैक जो है साथियों जरूर देंगे। चलिए चलते हैं 46 नंबर प्रश्न को, और क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1985, 1885, 1886, 1906। तो देखिए तो कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1800 कितना में जानते हैं, 85 में। कहाँ होती है, तो ये आपको बम्बई में, कहाँ होती है, मुंबई में होती है, याद रखना है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो वो आपको एओ ह्यूम, जो कि आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के जो थे वो आपको रिटायर किया थे, कि आपको अधिकारी थे। और कांग्रेस की जो स्थापना होती है अंग्रेजों के सुरक्षा कवच के रूप में होती है, ठीक है ना, सुरक्षा बाल्ब के रूप में होता है। ऐसा कहे थे कौन नेता था, आपको लाला लाजपत राय जी ने कहा था। और उन्होंने बताया था कि ये जो कांग्रेस है वो आपको लॉर्ड डफरिन के क्या है कि दिमाग की उपज है, ठीक है ना। तो 46 का सही आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर जो है आपको बी हो जाएंगे। और कल ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के प्रश्न वो आपको बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 30 सितंबर 2023 को, उसमें यह प्रश्न जो था पूछा गया था, ठीक ना, कि सुरक्षा बाल्ब के जो सिद्धांत है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में कौन दिया था, तो लाला लाजपत राय, ठीक है ना। चलिए 47 में कह रहा है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो साथियों ये जो शिमला समझौता है ना ये आपको 1972 में क्या हुआ था कि आपको हुआ था, किसके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। और शिमला समझौते पर बताया कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के जो है आपको क्या जानते हैं कि आपको जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो ये जो अब 47 है इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे और आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। ये सब आपको बार बार हम पहले भी चर्चा कर दिए हैं। तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, बहिष्कृत क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो सलाहकार समिति थी उसके क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। फिर यहाँ से पूछेंगे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष,
तो कहिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर है कार्य संचालन समिति, देखिए बार बार जोर देके कह रहे हैं, संचालन समिति नहीं कह रहे हैं, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? के मुंशी। आज सीधे पूछते हैं संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 49 में, क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? ऑप्शन ए कह रहा है बीपीसी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर। तो देखिए तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व जो है 1975 में वो आपको जयप्रकाश नारायण जी किए थे, और इन्हें हम लोग लोकनायक के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते थे। देखिए तो इसमें जितने भी लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ उपलब्धियां है, इस पे हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए चंद्रशेखर को कांग्रेस में क्या था कि आपको युवा तुर्क के नाम से जो है वो आपको जाना जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने क्या है 1998 में परमाणु परीक्षण करके भारत को एक परमाणु संपन्न देश जो है बनाए थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे। बीपीसी याद रखिएगा, मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या है कि 13 अगस्त 1990 को क्या किए थे कि आपको लागू किए थे, ठीक है ना। और मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पर क्या है कि आपको जो लोक सेवा है उसमें जो है आपको जो ओबीसी है उसे 27% जो है आपको आरक्षण दिए गए हैं। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखिए कह रहा है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। तो याद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और यह आपको कब बनी थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद है सरोजिनी नायडू, तो इनके बारे में याद रखिएगा, प्रथम भारतीय क्या कहेंगे जानते हैं? महिला जो आपको कांग्रेस की क्या बनी थी कि आपको अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद है इंदिरा गांधी, तो याद रखिएगा कि आजादी के बाद क्या जानते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली यह क्या है कि आपको हाँ आजादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो ये जो बनी थी 1959 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। तो इसे आपको देख लेना है। सोनिया गांधी सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाली क्या है कि आपको मतलब महिला अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो ये है, ठीक है ना। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो साथियों एक कह रहा है 1948, 1949, 1950। तो भारत का जो संविधान है ना वो आपको 1949 में अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। तो इस बात को आपको याद रखना है, या इसे स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको कानून दिवस जो है वो आपको मनाते हैं। तो 51 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो आपको क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या इसमें क्लास में किसी प्रकार का कोई सुधार करना है तो आप अपना फीडबैक जरूर हमें दें। एनालिसिस इससे डीप हो या आपको औसत एनालिसिस सही है तो ये सब आप हमें बताएंगे। चलिए 52 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना था? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1998, 1999, 2000, 2001। तो देखिए तो ये जो उत्तराखंड है ना 2000 में बना था। किससे अलग होकर जानते हैं? तो आपको उत्तर प्रदेश से अलग होकर। तो यहाँ से थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो 2000 देख रहे हैं, इस 2000 में क्या है कि आपको 3 राज्य जो है वो आपको बने थे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपको कौन? तो छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूसरा जो बना था वो आपको उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड डेट के साथ है, ठीक है ना। उसके बाद जो है तीसरा जो बना था वो आपको झारखंड बना था। ये तीनों राज्य जो है ना आपको 2000 में बना था। बस डेट का क्या है कि आपको फर्क है। तो देखिए तो डेट के अगर हम फर्क की बात करते हैं तो ये आपको 1 नवंबर क्या है? 1 नवंबर 2000 को। यह जो है 9 नवंबर 2000 को। झारखंड जो है 15 नवंबर क्या कहेंगे तो आपको 2000 को। तो इसे आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, क्या जानते हैं कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो यह जो है आपको मध्य प्रदेश से क्या हुआ था कि आपको अलग हुआ था। उत्तराखंड जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था कि आपको अलग हुआ था। झारखंड जो है यह किससे अलग हुआ था जानते हैं? तो ये आपको बिहार से अलग हुआ था। तो जैसा भी प्रश्न है आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो ये जो 52 नंबर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 53 में क्या कर रहा है प्रश्न को आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। और आप लोग सबसे पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए। अभी जस्ट इसके बारे में हम बताए हैं। चलिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर जो है एकदम दीजिए बढ़िया से। देखिए क्या कह रहा है कि हम 26 जनवरी को निम्न रूप में मनाते हैं। तो देखिए तो 26 जनवरी को ना साथियों हम लोग जो मनाते हैं वो आपको क्या जानते हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस कहेंगे। तो ये आपको 15 अगस्त को क्या होते हैं कि आपको मनाया जाते हैं। शिक्षक दिवस याद रखिएगा, ये आपको 5 सितंबर को जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लेंगे। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 54 में, क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में अखंडता में एकता है, यानी कहने का मतलब है कि विविधता में भी एकता है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि भारत में क्या है कि आपको विविधता में एकता है। तो 54 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 55 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो देखिए तो भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का जो समर्थन किए थे वो आपको इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या है कि बिल्कुल आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। फिर यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है ना, इन्होंने हराम हराम है का नारा दिए थे। राजेंद्र प्रसाद जी, इन्हें हम लोग अजात शत्रु के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, और इन्हें हम लोग देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों उपाधि जो इन्हें दिया था वो कौन था? आपको महात्मा गांधी। तो उम्मीद है कि आपको ये 55 नंबर पर समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 56 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो साथियों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना करते हैं आपके बुक के अनुसार चौधरी चरण सिंह। और इसी में एक चीज याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो आपको अध्यक्षता करते हैं 1936 में लखनऊ में, वो कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा उसमें लगा रहेगा, ठीक है ना। देखिए और 1928 में ये बिहार में भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जो होते हैं बिहार के बिहटा में आपको क्या कहते हैं कि अखिल भारतीय जो आपको किसान सभा होते हैं उसका गठन करते हैं, मतलब बिहार में, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। तो जो भी प्रश्न है आप इसे बढ़िया से देख लोगे। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। 57 में कह रहा है कि कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? ऑप्शन ए कह रहा है मार्क्सवादी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन। तो देखिए तो कांग्रेस द्वारा जो है ना वो आपको क्या है साथियों जानते हैं कि वो आपको ब्रिटेन का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसे अपनाया गया। तो देखिए तो ब्रिटेन का जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसको ब्रिटेन में हम लोग कहते हैं फेबियन समाजवाद। क्या कहते हैं? फेबियन समाजवाद, जो आपको मार्क्सवाद के खिलाफ क्या हुआ था कि आपको उत्पन्न हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो आप लोग इसे देखिए बढ़िया से। और अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। आप लोग इसका आंसर जो है साथियों दीजिए। जो भी दिक्कत होगा आप हमसे बाद में कमेंट में जो है आंसर ले लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग इसका आंसर जो है स्वयं से देने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? मतलब राज्य होने के लिए क्या तत्व है? तो देखिए क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, प्रभु सत्ता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो राजनीतिक दल अनिवार्य तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो राज्य होने के लिए कम से कम जो है 4 आपको क्या है अनिवार्य तत्व है? क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता और आपको सरकार। चलिए अब चलते हैं 59 नंबर प्रश्न में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो साथियों भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और प्रधानमंत्री किनके समय में ये उप प्रधानमंत्री बने थे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह भी उप प्रधानमंत्री बने हुए, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते हुए, लाल कृष्ण अडवाणी भी आपको उप प्रधानमंत्री बने हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 59 का राइट आंसर जो होगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 60 में क्या कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा क्या किया गया था कि आपको पेश किया गया था? तो साथियों संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना वो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो आपको पेश किया गया था। कब पेश किया गया था इस पर भी हम लोग चर्चा करते थे। देखिए वह पेश किया गया था आपको 13 दिसंबर 1946 को। तो साथियों एक चीज आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि प्रारूप समिति का जो गठन होता है वो आपको कब होता है, ठीक है ना, यह आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने सारे लोगों का जो आंसर है वो आपको राइट आ रहे हैं। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए तो प्रारूप समिति का जो गठन होता है B.R. अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में कब? तो 29 अगस्त 1947 को। तो जो लोग भी ये आंसर दिए हैं उनका बिल्कुल क्या है सही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कहेंगे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, बहिष्कृत क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो सलाहकार समिति है उसके क्या होते हैं कि आपको अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा आपको प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 61 में क्या कह रहा है 1972 के शिमला समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया था?
तो अभी बताए थे कि 1972 के जो शिमला समझौते हैं उस पर आपको भारत और पाकिस्तान ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जो हस्ताक्षर किया था वो आपको कौन किया था, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको कौन थे, तो वो जो थे वो आपको कौन, तो जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसे 1979 में फांसी की सजा जो होती है वो आपको दे दी जाती है। तो 61 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, एकदम इजी प्रश्न है। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, बाइबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। तो साथियों कैबिनेट मिशन योजना कब आती है, 1946 में, याद रखना है। बाइबल योजना, ठीक है ना, ये आपको 1943 में प्रस्तुत किया जाता है जब यह वायसराय बनकर आता है, और इसी पर विचार करने के लिए 1945 में शिमला में एक सम्मेलन होता है। माउंटबेटन योजना, इसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, 1947 में पेश किया जाता है। क्रिप्स मिशन ये आपको 1942 में जो है वो आपको आया था। तो जैसा भी प्रश्न पूछे आप इसे देख लीजिएगा। तो 62 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 63 में कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। तो साथियों संविधान सभा का जो अध्यक्ष है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। शुरू में इसका एनालिसिस किए थे 11 दिसंबर 1900 कितना को, तो आपको 46 को। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है ना। कितना है तो देखिए डेट याद रखिएगा क्या, तो 11 दिसंबर 1946। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले विधि मंत्री। तो 63 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 64 में क्या कर रहे हैं, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि आप कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो साथियों भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना उसका जो नाम है वो आपको क्या है, कह रहा है रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे राष्ट्रपति है वो आपको कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, और देश के 15वें राष्ट्रपति है। पहले आदिवासी राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो ये सारा चीज आपको उनके बारे में याद रखना है। चलिए 65 में क्या करा है, कह रहा है कि 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वो आपको नहीं था। तो कह रहा है द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो देखिए तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है क्या है कि भारत के विभाजन का कारण था, ठीक है ना। उसके बाद है मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य, यह भी कारण था, क्या है यह भी कारण था। उसके बाद कह रहा है देशी रियासत का भारत में विलय था, ऐसा नहीं था, क्या है नहीं था, क्योंकि देशी रियासत का विलय कब होता है, जब आपको भारत विभाजन की योजना मतलब कर दी जाती है प्रस्तुत। उसके बाद कह रहा है कि भारत विभाजन की ब्रिटिश नीति। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको सी हो जाएगा। बाकी भारत विभाजन के लिए आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य, भारत विभाजन की ब्रिटिश योजना, ठीक है ना, ये सभी जो था आपको जिम्मेदार था। तो 65 का सही आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए 66 में क्या कह रहे हैं, भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी। तो वह था आपको त्रावणकोर रियासत, क्या है त्रावणकोर रियासत। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है डी, वो आपको राइट आंसर है। देखिए और एक चीज याद रखिएगा, संविधान सभा में सबसे अधिक जो प्रतिनिधि था देशी रियासत में वो आपको मैसूर से था, और उसके बाद दूसरा नंबर पे आपको 6 प्रतिनिधि जो था संविधान सभा में देशी रियासत का वो आपको त्रावणकोर से था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस प्रांत से सबसे अधिक देशी रियासत थे, ठीक है ना, सॉरी मतलब कि किस देशी रियासत से सबसे अधिक प्रतिनिधि थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको मैसूर से, और दूसरा नंबर में त्रावणकोर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 67 में क्या कह रहा है, सुनिए। क्या निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था, ठीक है ना। तो वे आपको सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो आपको भारतीय राष्ट्रीय सेना का क्या कहते, कि आपको गठन किए थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो सुभाष चंद्र बोस जी है ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, ये भी आपको याद रखना है, 1938 में और 1939 में, ठीक है ना। भगत सिंह इनकी जो शहादत होती है 23 मार्च 1900 कितना को था आपको 31 को। चंद्रशेखर आजाद इन्होंने अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में जो है स्वयं को गोली मारकर क्या कर लिए थे, कि अपनी हत्या कर लिए थे। राजगुरु इन्हें जो है भगत सिंह के साथ जो है आपको 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी जाती है। तो 67 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो देखिए ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जो आपके जरूरत की चीजें है बस उसका उतना ही हम क्या कर रहे हैं कि आपको एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन 3 रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत के साथ अपनी विलय का क्या किया था, कि आपको विरोध किया था। तो आपको जूनागढ़ के बारे में पता होगा, हैदराबाद के बारे में क्या होगा कि आपको पता होगा,
त्रावणकोर के बारे में पता होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों रियासत जो है अपने आप का भारत में विलय का क्या किया था, कि आपको विरोध किया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 1947 में भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। तो कह रहा है सांप्रदायिक हिंसा, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, यह भी आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। कह रहा है संसदीय शासन व्यवस्था, क्या है संसदीय शासन व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यों का पुनर्गठन, ये सब ऐसा कुछ नहीं। 1947 की बात हो रही है, तो इसमें जो दिए गए कथन है उसमें केवल एक और दो सही है। तो देखिए एक और दो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है डॉट डॉट को अधिकांश देशी रियासतों के शासक भारतीय संघ का एक भाग बनने के लिए सहमत हो चुके थे, ठीक है ना। तो देखिए तो 26 जनवरी 1950 के बाद क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद क्या साथियों, कि आपको जो अधिकांश देशी रियासतों के जो शासक है वह भारतीय संघ का क्या है, कि आपको एक भाग बनने के लिए सहमत हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, वह बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। चलिए 71 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर पूर्व का निम्न में से कौन सा राज्य 1972 में बना था। तो देखिए तो 1972 में जो बनने वाला राज्य है वो आपको कौन है जानते हैं, तो आपको यानी कि क्या कहेंगे, तो आपको मेघालय, क्या है मेघालय, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बाकी कब बना था, ये भी हम क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए 1972 में बन चुका था, इसकी बात हो रही है। तो देखिए तो 1972 में बन चुका था कह रहा है, तो यह आपको कौन था, नागालैंड, क्या है नागालैंड, क्योंकि ये जो देख रहे हैं नागालैंड आपको 1963 में बन चुका था। बाकी जो देख रहे हैं मेघालय, ठीक है ना, मणिपुर, उसके बाद है त्रिपुरा, क्या है त्रिपुरा, ये तीनों जो बना था 1972 में बना था, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न को घुमा दिया कि 1972 से पूर्व एक राज्य बन चुका था, तो वो कौन बन चुका था, तो आपको नागालैंड। 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 72 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 1960 में किन दो राज्यों का निर्माण हुआ था। तो देखिए तो 1960 में आपको महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण होता है, ठीक है ना, मुंबई से अलग होकर 1 मई 1960 को। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 1960 की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही है। और आप लोगों का आज का एनालिसिस कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, क्योंकि बड़ी स्लो स्लो जो है आज का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको बैक बेंचर बच्चे हो उनको भी क्या हो कि आसानी से समझ में आ सके। चलिए अब चलते हैं 73 में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो बताया था कि भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो आपको कैसे हुआ है, तो भाषा के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों, या इसका क्या है, तो आपको राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, क्या निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आप लोगों को पता होगा कि देशी रियासतों के एकीकरण में जो है सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसके अलावा भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, ये सभी उपाधियों से इनको नवाजा गया। तो ये जो देख रहे हैं 74, इसका सही आंसर जो होगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। तो देखिए तो पंजाब का जो पुनर्गठन होता है 1900 कितना में, तो आपको 66 में, और इससे जो है एक नए राज्य बनते हैं, उसका नाम जो होता है वो आपको हरियाणा। तो पंजाब जो है पंजाबी भाषा के आधार पर, हरियाणा जो है आपको हिंदी भाषा के आधार पर। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए 76 में क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत जो थी वो आपको कौन थी। तो देखिए कह रहा है जम्मू कश्मीर, बीकानेर, हैदराबाद, जूनागढ़। तो देखिए तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले जो अंतिम रियासत थे वो आपको कौन थे, जम्मू और कश्मीर। क्योंकि देखिए हैदराबाद को सैनिक शक्ति के बल पे, जूनागढ़ जो है जन्म संग्रह कर लिया, तो लास्ट में जो मिला था कौन मिला था, तो आपको जम्मू कश्मीर। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने अपने जो देशी रियासत है, देशी राज्य, उसका विलय भारतीय संघ में किए थे। तो 76 का आंसर समझ में आ गया। चलिए 77 में देखिए क्या कह रहा है कि निजाम के शासन के विरुद्ध, देखिए क्या है कि हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, तो वहीं कह रहा है कि निजाम के शासन के विरुद्ध हैदराबाद के लोगों के आंदोलन ने बल व गति प्राप्त की थी। तो सही बात है, क्योंकि किसी के क्या है कि आपको नीति के कारण ये सारा चीज हुआ था। निजाम के दमनकारी शासन के विरोध कृषकों व महिलाओं ने क्या किया था कि आपको हाथ मिलाया था। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए तो इसमें दोनों कथन जो है आपको सही है, क्या है सही है, लेकिन ये जो कथन आड़ है, क्या है आड़ है, वो क्या है कि कथन एक की जो है सही व्याख्या जो है वो आपको नहीं है। हालांकि अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये प्रश्न सब जो है हम लोगों के जमाने में पूछे जाते इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 76 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए 77 में कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो साथियों संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपको 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है
संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची के माध्यम से उसकी चर्चा की गई। छठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र प्रशासन है उसके बारे में चर्चा की गई। 11वीं अनुसूची में जो है वो आपको पंचायती राज की चर्चा की गई है। तो 7 ये जो देख रहे हैं आपको 78, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 79 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अभी बताया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है जानते हैं कि आपको 11 नवंबर को जो होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक दिवस नहीं कहिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आपको प्रथम क्या थे कि आपको मुस्लिम राष्ट्रपति। B.R. अम्बेडकर हमारे देश के प्रथम विधि मंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है आपको यानी कि बी वो आपको बिल्कुल राइट है। चलिए 80 में क्या करा है, ये चित्र वाला प्रश्न है लेकिन आपके बुक से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे रख दिया गया है। देखिए तो थोड़ा सा इसमें हम रेड पेन का यूज करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हुए दिए गए प्रश्नों का क्या जानते हैं उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन ए जो है क्या कह रहा है कि चित्र का संबंध निम्न से किस घटना से, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इससे आपको नहीं है क्योंकि देख रहे हैं क्या पे स्पष्ट आपको नेहरू जी जो है आपको क्या है कि आपको खड़े हैं कहाँ, आपको लाल किला के प्राचीर में, ठीक है ना। उसके बाद है भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947। तो यह इसका क्या है राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही है, ठीक है ना। इसे आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि अब ऐसे चीज सब नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी देख लेना थोड़ा बहुत। चलिए क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, यह प्रश्न बार बार आ रहा है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे बताइए था। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए क्या हुए थे कि आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करते हैं। जगजीवन राम भी मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री रहे थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तो ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है। 81 का राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 82 में ये भी चित्र है। देखिए कह रहा है कि दिए गए डाक टिकटों का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए एक तरफ हमारे किसान है, क्या है किसान है, और एक तरफ हमारे जवान है। तो जय जवान और जय किसान का ये जो नारा दिए थे कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री। इसलिए इसका संबंध जो किससे है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 83 में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये आपको 1953 में, ठीक है ना। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन, तो न्यायमूर्ति फजल अली। तो साथियों आज हम लोग क्या किए हैं जानते हैं कि जो चैप्टर हमारा पहला था राजनीति विज्ञान का 12th का, ठीक है ना, राज्यों के पुनर्गठन क्या कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या, उससे संबंधित सारे प्रश्नों का एनालिसिस किया है। कल हम लोग क्या करेंगे कि अगले लेसन का एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों आज की सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।